प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय संघवाद से शुरू करेंगे और इसके आधार पे कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। फिर उसके बाद कक्षा 10वीं के अंग्रेजी के अध्याय डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे और उसके आधार पे भी कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। फिर उसके बाद कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री के अध्याय विलयन और इसके आधार पे कुछ बहुत ही रोचक प्रश्नों को हल करेंगे। फिर उसके बाद विज्ञान के पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में चर्चा करेंगे और उसके आधार पे भी कुछ बहुत ही रोचक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है संघवाद भाग 1। इस वीडियो में आज हम संघवाद क्या है वह जानेंगे और संघीय व्यवस्था कैसे चलती है वह जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें तो आपको याद होगा कि बेल्जियम संविधान में जो बदलाव किए गए उनमें सरकार की शक्तियों में कमी करना एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए थे। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनके अपने अधिकार थे, पर ये उन्हें केंद्र सरकार ने दिए थे और वे उन्हें वापस भी ले सकती थीं। 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकार को कुछ संवैधानिक अधिकार भी दिए गए। इस तरह बेल्जियम ने एकात्मक शक्ति की जगह संघीय शक्ति अपना ली। श्रीलंका में वास्तव में अभी भी एकात्मक शक्ति है, जिसमें केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। चलिए दोस्तों, अब हम संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है देखते हैं। सबसे पहले संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में राज्य या प्रांतों के स्तर पर सरकारें होती हैं। केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच सत्ता होती है। पूरे देश के लिए एक सरकार संघीय शासन व्यवस्था में होती है। संघीय शासन व्यवस्था का एक उदाहरण है बेल्जियम। चलिए दोस्तों, अब हम एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में भी जान लेते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर पर शासन होता है। इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। ऐसा सिर्फ एकात्मक शासन व्यवस्था में ही हो सकता है। एकात्मक शासन व्यवस्था का एक उदाहरण है श्रीलंका। चलिए दोस्तों, अब हम संघीय व्यवस्था के विशेषताएं भी जान लेते हैं। यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसीलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकार की सहमति से ही हो सकती है।
अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। साथ आकर संघ बनाने में संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हो रही है वह देखी जाती है। दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना इसी का एक रूप है। इसमें दोनों स्वतंत्र राज्य अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा एवं खुशहाली का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के कुछ उदाहरण हैं: संगठित क्षेत्र अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। संघीय शासन का दूसरा तरीका है संघों को एक साथ पकड़कर बनाना। बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना इसी का एक कारण है। इसके कुछ उदाहरण हैं: भारत, बेल्जियम और स्पेन। इस व्यवस्था में अक्सर विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है वह जान लेते हैं। आइए संविधान से ही शुरू करते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत को आजादी मिली। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन का संघ किया था: संघीय सरकार या जिसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं, और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। चलिए दोस्तों, अब हम विधायी अधिकारों की कुछ सूचियों के बारे में जानते हैं। विधायी अधिकारों की सबसे पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची में रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार एवं मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व वाले विषय हैं। विधायी अधिकारों की दूसरी सूची है राज्य सूची। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि एवं सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व वाले विषय शामिल हैं। विधायी अधिकारों की तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह एवं सफलता जैसे कुछ विषय हैं, जिन्हें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के सामान्य अभिरुचि में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम दोहरा लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने इस वीडियो में आज संघवाद क्या है वह सीखा और विधायी अधिकारों की सूचियां कितनी है और उनमें क्या क्या विषय शामिल है वह जाना। अब हम अगली वीडियो में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है और भारत में विकेंद्रीकरण कब और कैसे आया उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है संघवाद, भाग दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है और भारत में विकेंद्रीकरण कैसे और कब आया वह जानेंगे। सबसे पहले हम संघीय व्यवस्था कैसे चलती है वह जान लेते हैं। संघीय सरकार के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन कारगर हुआ है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भर का होना नहीं है। भारत में संघीय सरकार की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इससे संघवाद की भावना, विविधता को सम्मान और साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि भाषाई राज्य क्या है। भारत ने 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर 2006 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बार ही आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत से पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए, जैसे कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में से बना, झारखंड बिहार में से बना और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में से बना। इसके बाद कुछ और राज्य भाषा के आधार पर नहीं बने थे, बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातियों के आधार पर बने थे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भारत में भाषा नीति कैसी थी। हमारे देश में हिंदी भाषा को आधारिक राष्ट्रीय भाषा माना तो गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। इसीलिए भाषाओं की सुरक्षा के बहुत से बाकी उपाय किए गए। संविधान के मुताबिक आधारिक कामों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी लोगों ने डिमांड करी कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि केंद्रीय राज्य संबंध कैसे थे। सत्ता की साझेदारी का संवैधानिक प्रणाली वास्तविकता में कैसा रूप लेगा, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासन दल और नेता किस तरह प्रणाली का अनुसरण करते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न दलों की सरकार रही, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों को अनदेखा कर दिया। 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था, क्योंकि किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिली, इसीलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों की क्षेत्रीय पार्टियों समेत अनेक पार्टियों की संधि बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इस प्रवृत्ति को उच्चतम न्यायालय के एक बड़े फैसले से बल मिला। कई भारतीय प्रांत यूरोपीय स्वतंत्र देशों से बड़े हैं। आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है, इत्यादि। भारत के कुछ राज्य खुद भी आंतरिकता से विविध है। भारत में संघीय सत्ता का बंटवारा 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर राज्य सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण के पीछे यही एक कारण है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं
कि विकेंद्रीकरण की आवश्यकता हमें क्यों है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद फिर शहरों और गांवों के स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण की कोशिश हुई है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण करने की कोशिश हुई है। सभी राज्यों में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरी स्तर पर नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। इन राज्य सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए गए। इनके पास न अपने कोई अधिकार थे और न ही कोई संसाधन। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि संविधान का संशोधन 1992 में कैसे हुआ। संविधान में संशोधन करके 1992 में लोकतांत्रिक शक्ति प्रणाली के इस तीसरे स्तर को ज्यादा ताकतवर और असरदार बनाया गया। अब स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक प्रतिबंध था। निर्वाचित निकायों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित थी। कम से कम 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित भी कराया गया। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग नामक स्वतंत्र संस्थानों का सृजन कर रही थी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने इस वीडियो में आज संघीय व्यवस्था कैसे चलती है और भारत में विकेंद्रीकरण कब और कैसे आया था वह जाना। अब हम अगली वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th का इंग्लिश की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट स्लाइड की है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सीखेंगे। अबाउट पोएम एंड पोएट। हम पोएम यानी कविता के बारे में और पोएट यानी कि कविता के कवि के बारे में कुछ बातें जानेंगे। पोएम डस्ट ऑफ स्नो, और हम पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो आइए दोस्तों, हम पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनका नाम था। वो अमेरिकन थे, मतलब अमेरिका के रहने वाले थे। एडुकेटर और पोएट थे, मतलब वो एक शिक्षक थे जो पढ़ाते थे, और पोएट यानी कवि थे। बर्थ मतलब उनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था। जन्म की जगह सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। उनकी डेथ 29 जनवरी 1963 बॉस्टन में हुई थी। तो दोस्तों, आइए हम पोएम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दिस पोएम इज अबाउट द चेंज ऑफ मूड ऑफ द पोएट इन अ पॉजिटिव मैनर बिकॉज ऑफ हेमलॉक ट्री एंड अ क्रो. Those both are considered as sorrow and evil demons. दोस्तों, ये पोएम यानी ये कविता पोएट के मूड के बदलने के बारे में है, एक पॉजिटिव मैनर में। मतलब उनका मूड खराब था और वो अच्छा कैसे हो गया, वो भी एक हेमलॉक ट्री। दोस्तों, हेमलॉक ट्री क्रिसमस ट्री की तरह ही होती है, लेकिन हेमलॉक ट्री को नेगेटिव चीज़ों से रिलेट किया जाता है। मतलब वो सैडनेस को जताती है, जहाँ की क्रिसमस ट्री हैप्पीनेस को जताती है। तभी वो पाइन ट्री जो क्रिसमस ट्री होता है, वो एक त्योहार पे, एक फेस्टिवल पे लगाया जाता है। और क्रो भी नेगेटिविटी को जताता है। तो इन दोनों नेगेटिव चीज़ों की वजह से भी पोएट का मूड कैसे अच्छा हो गया, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, पोएम पढ़ते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. दोस्तों, इसका मतलब है जिस तरह से उस कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, मतलब उस कौवे के मूवमेंट की वजह से मेरे ऊपर जब स्नो गिरी, उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, इस फ्रेज की राइमिंग स्कीम है ABAB। हम राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं? एक लाइन के लास्ट वर्ड की राइम को हम ध्यान से देखते हैं। जैसे कि क्रो, उसको हमने A अल्फाबेट दे दिया, और मी। देखिए दोस्तों, क्रो, मी, ये दोनों राइम नहीं कर रहे हैं, मतलब एक जैसी साउंड नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों राइमिंग नहीं हुए। तो हम इन चारों लाइनों में कुछ राइमिंग वर्ड्स ढूंढेंगे, जैसे कि क्रो, स्नो, क्रो, स्नो, ये दोनों एक जैसी राइमिंग कर रहे हैं, इसीलिए हमने इनको A और A अल्फाबेट दे दिया है। और यहीं हम दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड, जिसका जो मी है, उसको चौथी लाइन के आखिरी वर्ड के साथ राइम करके देखते हैं। ट्री, मी, मी, ट्री, ये दोनों राइम हो रहे हैं, इसलिए हमने इनको B अल्फाबेट दे दिया है। और देखिए दोस्तों, अगर ये सारे ही राइम हो रहे होते, क्रो, स्नो,
और मी ट्री ये सारे राइम हो रहे होते तो हम इन सब को ए अल्फ़ाबेट देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 राइम हो रहे हैं, क्रो स्नो और मी ट्री, इसलिए हमने ए और बी दिया है। तो इस फ्रेज की राइमिंग स्कीम ए बी हुई। दोस्तों अगला स्टैंजा है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। दोस्तों इसका मतलब है उस कौवे, उस क्रो की मूवमेंट से जब हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरी, उससे पोएट का मूड चेंज हो गया। वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे और बहुत ही परेशान थे, लेकिन उस स्नो के गिरने की वजह से वो बहुत खुश हो गए थे और उनके दिन का कुछ हिस्सा बच गया जो उन्होंने दुख में बिताया था। दोस्तों इसकी राइमिंग स्कीम है CD और मैंने आपको पिछले स्टैंजा में बताया ही कि हम इसकी राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसकी राइमिंग स्कीम को ए बी नहीं कर सकते, क्योंकि ए जो साउंड थी वो क्रो के हिसाब से थी। क्रो, स्नो ये राइम कर रहे हैं साथ में, लेकिन हार्ट किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है, ना ए के ना बी के। ए की साउंड थी स्नो, क्रो, बी की साउंड थी मी, ट्री, लेकिन ये जो वर्ड आ रहा है हार्ट, वो किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है, तो इसको हम अलग अल्फ़ाबेट देंगे। इसको हमने दिया C अल्फ़ाबेट, हार्ट। अब देखते हैं बाकी 3 वर्ड्स में से ये किसी से राइम कर रहा है। हार्ट, मूड, एक मूड के साथ तो राइम नहीं कर रहा है। हार्ट, पार्ट, पार्ट, हार्ट, हाँ इसके साथ राइम कर रहा है। तो हम हार्ट को और पार्ट को C अल्फ़ाबेट दे देंगे, मूड को और र्यूड को D अल्फ़ाबेट दे देंगे। दोस्तों ये पोएम यहीं खत्म होती है। हम इस पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं अब। हेमलॉक ट्री, अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। दोस्तों मैंने आपको बताया ही कि हेमलॉक ट्री क्रिसमस ट्री जो पाइन ट्री होता है उसके जैसा ही दिखने वाला होता है, लेकिन इसको नेगेटिविटी के साथ जोड़ा जाता है, सैडनेस के साथ जोड़ा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि ये पॉइजनस ट्री होता है। र्यूड, हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब जो बिता दिया समय उदासी के साथ। स्नो मतलब बर्फ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? अबाउट पोएम एंड पोएट। हमने पोएम के बारे में कुछ बातें जानी, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें पॉजिटिविटी से रिलेटेड हो वही आपको खुशी दें। कुछ चीज़ें नेगेटिविटी से रिलेटेड होती हैं, लेकिन वो भी आपको खुशी दे सकती हैं। जैसे कि इस पोएम में हमने पढ़ा, एक क्रो और हेमलॉक ट्री ने पोएट को खुशी दी थी, और हमने पोएट के बारे में कुछ बातें पढ़ी। पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो अमेरिका के रहने वाले थे और वो एक एजुकेटर और पोएट थे। पोएम डस्ट ऑफ स्नो, और हमने पोएम पढ़ी डस्ट ऑफ स्नो। दोस्तों आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट लाइट से पोएम डस्ट ऑफ स्नो जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? दोस्तों अगली वीडियो में हम इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम विलियन का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे।
तो आइए शुरू करते हैं अनुसंख्या गुणधर्म से। अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है? अनुसंख्या गुणधर्म वो गुणधर्म होता है जो सिर्फ कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। अनुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं हिमांक का अवनमन। और जो चौथा होता है उसे कहते हैं परासरण दाब। शुरू करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से। देखिए, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है उसके लिए जो समीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। डेल्टा P1 बराबर P01 x2। जो P01 है वो उस अवयव का वाष्प दाब होता है। डेल्टा P1 जो है वो आपेक्षिक अवनमन है और x2 जो है वो विलायक का मोल अंश है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो कुछ इस प्रकार है। डेल्टा TB बराबर KB गुणा M। यहाँ पर M जो होता है वो विलेय की मोललता है और KB जो है वो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। आप इन चीज़ों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। डेल्टा TB जो है वो क्वथनांक का उन्नयन होता है। क्वथनांक के उन्नयन पर काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, तो आप इस टॉपिक पर कुछ प्रश्न हल कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन होता है डेल्टा TF बराबर KF गुणा M। यहाँ पर डेल्टा TF हिमांक के अवनमन को दर्शाता है। जो M है वो विलेय की मोललता है और KF जो है वो हिमांक का अवनमन स्थिरांक है। यह था हिमांक का अवनमन। यह भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है, आप इस पर कुछ प्रश्न कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी अनुसंख्या गुणधर्म की, जिसका नाम है परासरण। अंग्रेजी में परासरण को ऑस्मोसिस भी कहते हैं। परासरण में क्या होता है, एक जगह विलयन होता है और दूसरी जगह विलायक होता है। बीच में एक अर्धपराग्य झिल्ली मौजूद होती है। इस अर्धपराग्य झिल्ली का काम क्या होता है, यह कुछ कणों को अपने से जाने देती है और कुछ कणों को रोक देती है। जब अर्धपराग्य झिल्ली विलयन और विलायक के बीच में लगी होती है तो विलायक का प्रवाह विलयन की तरफ होने लगता है। विलयन के इस प्रवाह को परासरण कहते हैं या फिर ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यह होता है परासरण। अब जानते हैं परासरण दाब क्या होता है। हमारे पास 3 तरह की अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था होती है जब कोई दाब नहीं लग रहा होता, भाग से। उस समय क्या होता है, जो अर्धपराग्य झिल्ली है जिसको हम अंग्रेजी में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उससे विलायक विलयन की तरफ जाने लगता है। लेकिन अगर हम विलयन वाले खांचे में ऊपर से एक दाब लगाएं और उस दाब को लगाते ही वो जो विलायक विलयन की तरफ आ रहा था वो आना बंद कर दे, उस दाब को कहते हैं परासरण दाब, या फिर अंग्रेजी में उसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब वो दाब होता है जिसको लगाते ही जो विलायक का प्रवाह है वो रुक जाए, उसे परासरण दाब कहते हैं। यह दूसरी अवस्था थी। तीसरी अवस्था वो होती है जब जो हमारा दाब लग रहा है वो परासरण दाब से अधिक लग रहा है।
जब दाब परासरण दाब से अधिक लगने लग जाए तो उस अवस्था में क्या होता है, विलयन में से विलायक के कण बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तो इसे कहते हैं परासरण दाब। और जो आखिरी वाला मैंने आपको मामला बताया, वह मामला हम पानी को शुद्ध करने में इस्तेमाल करते हैं। उसे हम अंग्रेजी में रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यह था परासरण दाब। अब देख लेते हैं परासरण दाब का सूत्र। तो परासरण दाब का सूत्र होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। यहाँ पर C जो है वो मोलरता है, R जो है वो गैस नियतांक है और T जो है वो तापमान है। तो यह परासरण दाब का सूत्र होता है। अब हम बात करते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान की। अभी तक हमने जितनी भी अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ा, उसमें हमने बस एक चीज को ध्यान में नहीं रखा। जैसे हमारा KCl है, तो KCl को जब हम पानी में डालेंगे तो KCl जो है वो K+ और Cl- में टूट जाता है। लेकिन हमने अभी तक इन सब चीजों को नकारा है और इससे जो हमारी अनुसंख्या गुणधर्म की जो भी वैल्यू आई है वो सारी गलत हो जाएंगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जैसे हम KCl के लिए अनुसंख्या गुणधर्म निकालते हैं, तो हमने ये चीज पढ़ी कि अनुसंख्या गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करती है। तो KCl तो एक कण है, हमने उस एक कण को लेकर ही उस अनुसंख्या गुणधर्म की मात्रा निकाली। लेकिन KCl तो K+ और Cl- में बटने के बाद 2 कण बन गए। तो यहाँ पर 2 कणों के लिए अनुसंख्या गुणधर्म निकालना होगा, जो हमने नहीं किया और जो कि गलत है। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान इसी चीज को सही करता है। I बराबर सामान्य द्रव्यमान भागा असामान्य द्रव्यमान। I को वॉन हाफ गुणक कहते हैं। हमने अभी तक जितनी भी अनुसंख्या गुणधर्म निकाला है उसमें इस I को गुणा करना होगा और उससे जो अनुसंख्या गुणधर्म की जो भी वैल्यू आएगी वह हमारा सही उत्तर होगा। तो यह होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। आइए अब वीडियो के अंत में आ गए हैं हम लोग, तो देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ा। इसमें हमने 4 तरह की अनुसंख्या गुणधर्म पढ़े। उसके बाद हमने असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ आई होंगी और मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप ये सब चीज़ें NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा और कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम पार्ट विलियन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। हाल ही में हमने विलियन पार्ट ख़त्म किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ आई होंगी और आपने घर जाके वो चीज़ें पढ़ी होंगी और उनके प्रश्न भी हल किए होंगे। आज मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ प्रश्न कराना चाहता हूँ जो परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप उन प्रश्नों को एक बार कर लेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, हेनरी का नियम लिखें तथा उसका समीकरण लिखें। हेनरी का नियम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको तब भी बताया था वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो पढ़ा होगा घर जाके। तो अब इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ये है। हेनरी का नियम कहता है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में
गैस मोल अंश के समानुपाती होता है। यह हेनरी का नियम है। अब हम इस नियम का समीकरण देखेंगे। हेनरी के नियम का समीकरण निम्नलिखित है। P बराबर KH(x), जहाँ पर P गैस का आंशिक दाब है, X जो है वो गैस का मोल फ्रैक्शन है और KH जो है वो हेनरी स्थिरांक है। तो यह हेनरी का नियम था तथा उसका समीकरण था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन कौन से होते हैं? संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें किसी विशिष्ट तापमान पर अधिक विलय नहीं घुल सकता। उन्हें संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन को अंग्रेजी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। अति संतृप्त विलयन वे हैं जिनमें सामान्य परिस्थितियों में घुलने की तुलना में अधिक विलय घुल जाता है। उन्हें अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है और अक्सर पूछ लिया जाता है। आप इस प्रश्न को और इसके उत्तर को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, तापमान कैसे विलेयता को प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न में जो हमें उत्तर लिखना है, ये उत्तर मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने आपको वीडियो में ये पाठ पढ़ाया था। तो इस सवाल का जवाब है, तापमान का प्रभाव प्रतिक्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है कि प्रतिक्रिया ऊष्मक्षेपी है या ऊष्मशोषी है। ऊष्मशोषी प्रतिक्रिया के मामले में जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो विलेयता भी बढ़ जाती है। ये बात मैंने आपको वीडियो में बताई थी जब हम इस पाठ को पढ़ रहे थे। ऊष्मशोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है कि जब तापमान बढ़ाते हैं तो विलेयता भी बढ़ जाती है, लेकिन ऊष्मक्षेपी प्रतिक्रियाओं में अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो ऊष्मशोषी प्रतिक्रियाओं के विपरीत होता है। उसमें क्या होता है, विलेयता कम हो जाती है। तो यह इस सवाल का जवाब था। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आप इसको और इसके जवाब को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रतिलोम परासरण कैसे काम करता है और यह पानी को कैसे शुद्ध करता है? परासरण के बारे में हमने पढ़ा था। हमने परासरण में पढ़ा था कि जो विलायक है वो विलेय की तरफ, प्रवाह उसका विलेय की तरफ रहता है। लेकिन प्रतिलोम प्रसारण क्या होता है? परासरण में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि परासरण में विलायक अपने शुद्ध रूप से विलयन की तरफ बढ़ता है। जब परासरण दबाव से बड़ा दबाव विलयन पक्ष पर लागू होता है तो परासरण की दिशा उलट हो जाती है। ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी। दिशा उलट होने के कारण क्या होता है, शुद्ध विलायक झिल्ली के माध्यम से विलयन से बाहर निकलता है और इस घटना को प्रतिलोम परासरण के रूप में जाना जाता है। प्रतिलोम परासरण का जो उपयोग है वो समुद्री पानी के विलवणीकरण में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे स्कूल होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि एक पानी को साफ करने के लिए एक यंत्र लगा होता है। अगर उसमें गंदा पानी जाता है तो वो फिर जब आप पीने के लिए पानी निकालते हो तो वो साफ होके आता है। तो वो प्रतिलोम परासरण पे ही काम करता है। जब समुद्र के पानी पर परासरण दबाव से अधिक दबाव लागू किया जाता है तो शुद्ध पानी को अर्धपराग्य झिल्ली से निचोड़ा जाता है। तो यह एक प्रतिलोम परासरण का अनुप्रयोग है। ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आप इस सवाल। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने परागण के कारक, बहिर्प्रजनन युक्तियां और कृत्रिम संकरीकरण को पढ़ा था। इस वीडियो में हम पराग स्त्री केसर संकर्षण, द्विनिषेचन और भ्रूणपोष को समझेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पराग स्त्रीकेसर संकर्षण को समझेंगे। अब ये परागकण है और दूसरी ओर ये स्त्रीकेसर है। अब परागण से ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सही परागकण स्त्रीकेसर के वृत्तिकाग्र तक पहुंचे। स्त्रीकेसर में यह क्षमता होती है कि वे परागकण को पहचान सके। अगर परागकण सही प्रकार का होगा तभी वे अंकुरित होगा और निषेचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। आइए पराग स्त्रीकेसर संकर्षण को हम थोड़ा और समझेंगे और एक और हम यहाँ पर चीज की बात करेंगे जो कि है द्विनिषेचन, जो कि बहुत ही जरूरी है और आपको ये चीज ध्यान से सुननी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये है एक ओव्यूल यानी कि बीजांड है और यहाँ पर प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर एक अंड कोशिका होती है जो कि मैंने यहाँ पे लाल रंग से दर्शाई हुई है और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और बीच में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो कि केंद्रीय कोशिका में होते हैं। अब पुंकेसर से परागकण का स्त्रीकेसर तक जाना द्विनिषेचन को संभव कर पाएगा। परागकण के पास 2 कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका या ट्यूब सेल और एक जनन कोशिका होती है। अब परागण की मदद से परागकण स्त्रीकेसर की वृत्तिकाग्र तक जाता है। बाद में ये अंकुरित होता है। ट्यूब सेल परागकण नली बनाता है जो कि वृत्तिका से होती हुई अंड तक जाती है। जनन कोशिका भी इसके साथ साथ आने लगती है और अंड में पहुंचने से थोड़ा पहले जो जनन कोशिका है वो माइटोसिस से विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है। बीजांड द्वार तक परागकण नली पहुंचती है और नर युग्मकों को भ्रूण कोश में छोड़ देती है। पहला नर युग्मक अंड से जाके संगलित हो जाता है जिससे कि जायगोट यानी कि युग्मनज बनता है और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से जाके संगलित हो जाता है जिससे कि प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है। ये भ्रूण कोश बनाएगा जो कि भ्रूण को पोषण देगा। अब यहाँ पर 2 बार निषेचन हुआ है इसलिए हम इसे द्विनिषेचन कहते हैं। आइए अब द्विनिषेचन को थोड़ा और सरल तरीके से समझते हैं। अब जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि द्विनिषेचन में दोहरा निषेचन होता है। तो जो सबसे पहले वाले संलयन के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें जो एक नर युग्मक था वो अंड से जाके संगलित होता है और युग्मनज बनाता है और फिर बाद में त्रिसंलयन होता है जिसमें कि जो दूसरा नर युग्मक था वो जाके 2 ध्रुवीय केंद्रकों से फ्यूज कर देता है यानी कि संगलित हो जाता है जिससे कि प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है। तो ये हो गया दूसरा निषेचन, इसलिए हम इसे द्विनिषेचन कहते हैं। और इसको हम त्रिसंलयन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 केंद्रक मिल रहे हैं, एक नर युग्मक का और 2 ध्रुवीय केंद्रक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भ्रूण कोश को समझते हैं। अब जो प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका है जो कि त्रिसंलयन से बनी थी, ये बार बार विभाजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश ऊतक बनाती है जिसको हम भ्रूण कोश कहते हैं। इसके ऊतकों की कोशिकाओं में खाद्य सामग्री होती है जो कि विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपभोग किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और भ्रूण कोश के प्रकारों को समझते हैं। तो जो सबसे पहला प्रकार है वो है मुक्त केंद्र की भ्रूण कोश। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होता है वो कई बार विभाजित होकर मुक्त केंद्रक बनाता है। इसका दूसरा प्रकार है कोशिकीय भ्रूण कोश। अब इसमें प्राथमिक भ्रूण कोश के केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति भी बनाती है और भ्रूण कोश कोशिकीय हो जाता है। आइए इसको हम नारियल के उदाहरण से समझेंगे। इसका जो बाहरी सफेद गूदा होता है वो कुछ नहीं बल्कि कोशिकीय भ्रूण कोश होता है और ये जो पानी इसमें होता है ये मुक्त केंद्र की भ्रूण कोश होता है। अब कुछ में जैसे कि मटर में जो भ्रूण कोश होता है वो पूरी तरह से भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है,
मगर नारियल में ये भ्रूणपोष बचा रहता है। ये चीज़ आप सभी को याद रखनी है। अब दोस्तों हमने भ्रूणपोष को समझ लिया है, आइए अब हम भ्रूण को समझते हैं। युग्मनज का भ्रूण में विकसित होना भ्रूणोद्भव कहलाता है। आइए दोस्तों इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, ये एक निषेचित भ्रूणकोश है। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को समझेंगे। भ्रूणकोश के बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है, जहां पर युग्मनज यानी कि जायगोट स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणकोश विकसित हो जाता है। आइए अब भ्रूण विकास के चरणों को समझ लेते हैं। अब निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। विकास करते हुए ये गोलाकार भ्रूण में बदल जाता है, फिर बाद में ये हृदयाकार भ्रूण में बदल जाता है और अंत में ये परिपक्व होकर परिपक्व भ्रूण में बदल जाता है, जिसके मैंने अलग अलग भागों को यहाँ दिखाया हुआ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और द्विबीजपत्री भ्रूण को समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर बीजपत्र यानी कि कॉटिलिडॉन्स होते हैं, जहाँ पर खाद्य सामग्री होती है। अब बीजपत्र के स्तर के ऊपर भ्रूणीय अक्ष होती है, जो कि प्रांकुर या स्तंभ पर समाप्त होती है। अब दोस्तों बीजपत्र के नीचे बेलनाकार बीजपत्राधार यानी कि हाइपोकोटाइल होता है, जो कि मूलांकुर यानी कि रेडिकल पर खत्म होता है। मूलांकुर एक ढक्कनुमा चीज से ढका होता है, जिसे हम मूल गोप यानी कि रूट कैप कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक बीजपत्री भ्रूण को समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, यह कुछ ऐसा दिखता है। घास परिवार में बीजपत्री को स्कूटेलम कहते हैं। यहाँ पर मूलांकुर चोल होता है, जहाँ पर रेडिकल और रूट कैप होती हैं, और यहाँ पर प्रांकुर चोल होता है, जो कि शूट टिप की रक्षा करता है। इस वीडियो में हमने परागस्थिकेसर संकर्षण और द्विनिषेचन को पढ़ा, और साथ ही में हमने भ्रूणपोष के बारे में बात करी और हमने भ्रूण को समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपके एनसीईआरटी किताब की ये 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से जाकर किताब से पढ़ना। अगली वीडियो में हम बीज, फल, असंजनन एवं बहुभ्रूणता को समझेंगे। धन्यवाद। कि जो जवाब है उसको आप ज़रूर लिख लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ सवाल और उनके जवाब, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर सवाल और उसका जवाब समझ आया होगा। ऐसे ही कुछ सवाल आप अपनी एनसीईआरटी रसायन विज्ञान भाग 1 से हल कर लीजिएगा। यह पाठ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है, तो आप इसके प्रश्न को कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं में अध्याय संघवाद, कक्षा 10वीं में इंग्लिश का अध्याय डस्ट ऑफ स्नो और कक्षा 12वीं में विलियन और कक्षा 12वीं में पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के इस अध्याय को हमने पढ़ा और इनके आधार पे बहुत ही रोचक प्रश्नों को भी हल किया। तो आइए यह जानते हैं कि
अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का अध्याय त्रिकोणमितीय का परिचय और कक्षा 10वीं में साथ ही साथ अध्याय देव और कक्षा 12वीं में अध्याय आव्यूह और साथ ही साथ कक्षा 12वीं में अध्याय स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो हमने देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी इस एपिसोड को शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर इकोवेशन सर्च करें और इस वीडियो तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।